वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम एक नीश स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी में यदि आप देखोगे तो जो उनका 2024 का रेवेन्यू था वो सिर्फ 300 करोड़ का था एंड नेक्स्ट 2 इयर्स में उन्होंने उनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स किया है। यानी 2026 में लगभग उनके जो रेवेन्यूज है वो 900 करोड़ के हो सकते हैं। एट द सेम टाइम उनका यदि आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 में सिर्फ उन्होंने 55 करोड़ का पोस्ट किया था। बट वेरी इंटरेस्टिंगली सिर्फ यदि आप सिंगल क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे यानी Q3 2026 में यदि आप देखोगे तो उन्होंने जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 63 करोड़ का पोस्ट किया था। एंड ऑन अ ओवरऑल ईयरली बेसिस मुझे लगता है कि इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट आएगा वो लगभग 180 to 190 करोड़ का आ सकता है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 इयर्स में लगभग 4 टाइम्स हुआ है। इसके अलावा उनके जो इबिटा के मार्जिन्स थे जो 2024 में सिर्फ 13% के थे वो लगभग इंक्रीज होकर करंटली 28% के हुए हैं। एंड करंटली जो टोटल ऑर्डर बुक है वो लगभग 1300 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी का एक नया कैपेसिटी भी आने वाला है सांगली में Q2 2027 में, उससे उनको एक एडिशनल कैपेसिटी जो है वो मिल जाएगी। यदि आप देखोगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है बट वेरी इंटरेस्टिंगली दे हैव डन द tie up with a global giant in particular device और particular product which they manufacture एंड इनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग $17 बिलियन के हैं। और जो प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ये जो पार्टनरशिप किया है उसमें यदि आप देखोगे तो ग्लोबली सिर्फ लेस देन 6 कॉम्पिटिटर्स है, यानी काफी नीश यहाँ पर मार्केट उन्होंने क्रिएट किया है। तो ये वीडियो हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो पावर सेक्टर से है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पावर सेक्टर का वैल्यू चेन क्या होता है। तो यदि आप देखो तो पावर सेक्टर में जनरेशन शुरू होता है यानी पावर जनरेटिंग की अलग अलग कंपनीज है जैसे कि टाटा पावर हो गई या बाकी भी कंपनीज है। उसके बाद में जो पावर है उसको एक हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है विद द डिवाइस कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, जिससे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि जो पावर है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यहाँ पर ट्रैवल करे। इसके बाद में यदि आप देखो तो जो जनरेशन है उसके बाद में ट्रांसमिशन आ जाता है, यानी जो पावर है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक यहाँ पर भेजा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो पावर है उसको स्टेप डाउन किया जाता है यानी हायर वोल्टेज से अगेन लोअर वोल्टेज को किया जाता है विद द डिवाइस कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। और उसके बाद में यदि आप देखोगे तो वो अलग अलग जो हाउस होल्ड है यहाँ पर ये जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है विच कम्स नियर द ट्रांसफॉर्मर्स। तो यदि आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखोगे तो वहां पे जो पावर है वो उसको इंक्रीज करने के बाद कभी कभी रेक्टिफायर सर्किट का भी यूज होता है। तो रेक्टिफायर्स का जनरली यूजेज क्या है, ये सर्किट बेसिकली एसी करंट को डीसी करंट में यहाँ पर कन्वर्ट करता है एंड एट द सेम टाइम पावर ट्रांसमिट होने के बाद जब भी रीच होता है पॉइंट बी को, अगेन ये जो पावर है उसको स्टेप डाउन करने के पहले आप देखो तो रेक्टिफायर अगेन यूज होता है क्योंकि जो पावर रिसीव हुआ है वो डीसी पावर होगा एंड ये डीसी पावर को अगेन एसी में कन्वर्ट किया जाता है। सो दिस सर्किट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। और ये जो रेक्टिफायर सर्किट है इसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स लगते हैं, बेसिकली ये कंपोनेंट्स काफी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है और यही कंपोनेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप कंपनी कर रही है। तो ये जो कंपोनेंट्स है इट कैन बी वेरी बेसिक कंपोनेंट्स आल्सो लाइक कैपेसिटर हो गया या इंडक्टर हो गया। बट आप देखोगे तो ये जो कंपोनेंट्स है ये कंपनी वेरी हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है इन किलो वोल्ट। जनरली 220 केवी के अबव आप देखोगे तो उनके कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि 400 केवी हो गया या 765 केवी हो गया। इसके लिए वो अलग अलग रिएक्टर सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स लगते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और HVDC के लिए भी अलग अलग जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फैक्ट्स करके आप देखोगे तो और एक प्रोडक्ट है या और एक बेसिकली यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ये है कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी कौन कौन से कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसमें कंपनी के पास बहुत अच्छे मार्जिन है बिकॉज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है और कॉम्पिटिशन भी काफी कम है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है इसका हिस्ट्री रहा है दैट उन्होंने काफी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए हैं और उससे ही उनकी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ की है। उनका जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक एक्विजिशन था वो 2011 में हुआ था। उसके बाद में उन्होंने कंटिन्यूसली एक्विजिशंस किए और उनकी जो ग्रोथ है वो इनऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने काफी सक्सेसफुली की है। बिकॉज यहाँ पर यदि आप देखो तो काफी ऐसी कंपनीज थी
उनको उन्होंने कंप्लीटली टर्न अराउंड किया। ऐसे ही एक कंपनी को एक्वायर किया था उन्होंने जब भी उनके जो मार्जिन्स है वो सिर्फ 8.1% के थे एबिटा लेवल पे। एंड करंटली यदि आप Q3 2026 में यदि आप देखोगे तो ये जो मार्जिन्स है वो इंक्रीज होकर लगभग 16.4% के हुए हैं, यानी कंप्लीट टर्न अराउंड किया है जिनको उन्होंने एक्वायर किया था। एंड इसके बाद में कंपनी ने अगेन हैव एक्वायर्ड अनदर कंपनी आफ्टर दिस। सिर्फ लगभग 5 करोड़ में यहाँ पर वो कंपनी को एक्वायर किया है। लगभग 25 to 30 करोड़ के यहाँ पर रेवेन्यूज है। एंड कंपनी ने यहाँ पर गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में ये जो यहाँ पर उनके जो रेवेन्यूज हो गए ये 30 करोड़ से दे वांटेड टू एटलीस्ट इंक्रीज दिस रेवेन्यूज 6 to 7 टाइम्स। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है क्वालिटी पावर। तो क्वालिटी पावर के पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि कंपनी ने कौन कौन से अलग अलग एक्विजिशंस किए थे एंड आगे जाके कंपनी का फ्यूचर का प्लान क्या है। ये जो मार्जिन उनके 13% से लगभग 28% तक आए हैं, इसके रीजंस क्या है। तो ये काफी एक डिटेल वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। और अब तक यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोज है मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कंपनी के कौन कौन से वोल्टेज रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और वो बेसिकली कंपनी का कौन सा यहाँ पर सब्सिडरी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये टेबल में यदि आप देखोगे तो आपको टोटल 6 अलग अलग कंपनीज का नाम दिखेगा। पहला जो क्वालिटी पावर है वो उनका स्टैंड अलोन बिजनेस है, यानी इंडिया का आप देखो तो ये बेसिकली कंपनी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर वो अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मीडियम वोल्टेज के लिए भी करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए भी करते हैं एंड देन फैक्ट्स एंड HVDC के लिए भी करते हैं। तो ये जो सारे टेक्निकल टर्म्स है इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो बेसिकली फैक्ट्स ये होता है कि जो वोल्टेज है उसको स्टेबिलाईज करने के लिए बेसिकली एक सिस्टम होती है। और HVDC इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ट्रांसमिशन होता है तभी AC करंट से भी ट्रांसमिशन हो सकता है या DC करंट से भी हो सकता है। DC करंट से ट्रांसमिट करने के कुछ एडवांटेजेस है, उसके बारे में हम क्विकली अभी देख लेते हैं। तो यदि आप देखो तो इंडिया में लगभग 90 to 95% ऑफ द जो ट्रांसमिशन होता है वो AC करंट से यानी अल्टरनेटरी करंट से ही होता है। एंड लगभग 5 to 10% लगभग यदि आप देखोगे तो वो DC से होता है। तो AC का एडवांटेज ये है कि इनिशियल जो सेटअप कॉस्ट है वो काफी कम है, बट DC करंट को यदि आप यहाँ पर ट्रांसमिट करते हो तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो रिन्यूएबल पावर है वो जनरली रिमोट लोकेशंस पे यहाँ पर जनरेट होती है और ये पावर को बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए आप देखो तो ट्रांसमिट करना पड़ता है। इन दैट केस जो हाई वोल्टेज DC करंट है इट इज एक्चुअली बेस्ट, बिकॉज जो DC करंट है या जो डायरेक्ट करंट है इट एक्चुअली कैन ट्रांसमिट और इट कैन एक्चुअली फ्लो फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस कंपेयर टू AC। इसके अलावा जो DC है उसका और एक एडवांटेज ये है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी कम है कंपेयर टू द AC सिस्टम। और इसीलिए यदि आप देखो तो यहाँ पर स्लोली ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम AC to DC फॉर द ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। एंड HVDC इज एक्चुअली मस्ट इफ यू हैव द हायर रिन्यूएबल बेस्ड जो बेसिकली एनर्जी जनरेट हो रही है, जो पावर जनरेट हो रही है, यदि आप देखो तो वो सोलार से है या विंड से है, तो ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग पावर होती है। इट इज नॉट द स्टेबल पावर। इसीलिए HVDC जो सिस्टम्स है या इसके अलावा जो फैक्ट सिस्टम्स है इसका यूसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा होगा तो स्पेन हो गया या पोर्चुगीज हो गया तो वहां पर पावर का आउटेज हुआ था। बिकॉज क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल का यहाँ पर जनरेशन तो ज्यादा हो रहा है बट जो ग्रिड है वो एक्चुअली ग्रिड पुरानी है। तो ये पुरानी ग्रिड पे रिन्यूएबल जो पावर है इसका यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता एंड इसीलिए जो HVDC के अलग अलग जो कंपोनेंट्स या सर्किट्स लगते हैं इसका यूसेज आगे जाके मस्ट होने वाला है। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो यूरोप में HVDC रिलेटेड ह्यूज ऑर्डर जो है वो प्लेस किए जा रहे हैं। इंग्लैंड में यदि आप देखोगे तो लगभग सिंगल जो ऑर्डर है लगभग 59 बिलियन पाउंड्स का ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने निकाला था एंड इट वाज ओनली फॉर द HVDC। एंड ये जो क्वालिटी पावर कंपनी है इट इज वेरी राइटली प्लेस्ड टू कैटर दिस डिमांड विच इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, बिकॉज उनका एक जो सब्सिडरी है एंडॉक्स करके इट इज बेस्ड आउट ऑफ टर्की। तो वो क्या बेसिकली करते हैं कि टर्की में से मैन्युफैक्चर करके यूरोप में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर कमांडिंग ऑलमोस्ट अबाउट 30% मार्जिन। क्योंकि आपको पता होगा कि टर्की में हाइपर इन्फ्लेशन है बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंगली उनकी जो मार्जिन है एंडॉक्स के वो लगभग 30% के हैं। एंड एंडॉक्स यही कंपनी को उन्होंने 2011 में यहाँ पर एक्वायर किया था। तो एंडॉक्स के यदि आप प्रोडक्ट्स देखोगे ये चार्ट में तो जनरली उनका जो मेजरली प्रोडक्ट्स है वो फैक्ट्स बेस्ड जो सिस्टम है उसके लिए लगते हैं विच इज जनरली यूज फॉर द वोल्टेज स्टेबिलाईजेशन। इसमें दो प्रोडक्ट्स आ जाता है, एक SVC है और दूसरा है स्टैटकॉम। तो जो स्टैटकॉम है वो बेसिकली थोड़ा इंप्रूव्ड प्रोडक्ट है कंपेयर टू SVC। ये थोड़ा बेटर टेक्नोलॉजी है एंड ये थोड़ा फास्ट भी है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो और एक कंपनी है मेहरू करके,
इसके अलावा उनकी और एक सब्सिडरी है मेहरू, जहां पे उनका 51% का स्टेक है। एंडॉक्स में भी 51% का स्टेक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का जो मेजर स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो यदि आप मेहरू के की प्रोडक्ट देखोगे तो वो करंट ट्रांसफॉर्मर्स और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स है। एंड अक्रॉस यहाँ पर अलग अलग जो सेगमेंट्स है, इसमें ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है इसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 132 केवी टू 800 केवी। इसके अलावा कंपनी एक नए सेगमेंट में भी एंटर कर रही है, जीआईएस करके। जीआईएस इज बेसिकली गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। तो जो सबस्टेशंस होते हैं उसमें पहले एआईएस जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती थी, यानी एयर बेस्ड इंसुलेटेड जो स्विच गियर्स होते थे। बट यहाँ पर चैलेंज क्या था, ये जो स्विच गियर्स है उनको बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ी जगह लगती थी। तो यदि आप कंपेयर करोगे बिटवीन एआईएस एंड जीआईएस, तो जीआईएस को सिर्फ 10% यहाँ पर जगह लगती है कंपेयर टू एआईएस। तो ये जो जीआईएस टेक्नोलॉजी है, जहां पर एक गैस यूज होता है, सल्फर जनरली यहाँ पर यूज होता है, तो ये एक्चुअली एज अ इंसुलेटर काम करता है। और इसीलिए जो जीआईएस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्विच गियर्स है, इनका जो यूसेज है वो हाई अल्टीट्यूड पे भी हो सकता है, वाइल एट दोज अल्टीट्यूड्स एआईएस बेस्ड जो स्विच गियर्स है उसका यूसेज जनरली अवॉइड करते हैं। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो दे हैव टेकन ऑलमोस्ट 26% स्टेक इनटू अनदर कंपनी कॉल्ड एज नेबिस्के। तो ये एक बेसिकली एआई हो गया या जो मशीन लर्निंग बेस्ड कंपनी है, आईओटी डिवाइसेस रिलेटेड अलग अलग उनके आप देखो तो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स है। तो इसका यूसेज जनरली यदि आप देखोगे तो जो सबस्टेशन है वो करंटली मैन पावर्ड सबस्टेशन है, यानी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर अलग अलग आप देखोगे तो एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल जो है वो इन्वॉल्व है। बट ये जो कंपनी है यहाँ पर उनका प्लान है ये है कि ये जो सबस्टेशंस हो गए दे विल बी इवेंचुअली अनमैन्ड, यानी जो कंपोनेंट्स है सबस्टेशंस में दे शुड टॉक टू ईच अदर एंड जो डेटा है दैट शुड गेट रिकॉर्डेड एंड उसके अकॉर्डिंगली जो कोर्स करेक्शन है वो होना चाहिए। सपोज पावर आउटेज हो जाता है या कुछ मेल फंक्शन हो जाता है तो सारा जो डेटा है दैट शुड गेट स्टोर्ड एंड उसके अकॉर्डिंगली जो ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस है इसके ऊपर ये जो कंपनी है वो काम कर रही है। क्वालिटी पावर का ये कंपनी में लगभग 26% का स्टेक है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी ने रिसेंटली सुकृत करके जो कंपनी है इसमें भी 50% का स्टेक लिया था, और ये 50% का स्टेक उन्होंने लगभग 5 करोड़ के यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन से लिया था। टोटल कंपनी का वैल्यूएशन जो था वो लगभग 10 करोड़ का था। यहाँ पर क्वालिटी पावर ने सुकृत में 50% का स्टेक लिया था फॉर 5 करोड़ एंड रिमेनिंग जो 50% है वो यश हाई वोल्टेज ने लिया था। यश हाई वोल्टेज रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया था जो मेरा लास्ट वीडियो था, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सुकृत में यदि आप देखोगे तो अगेन कंपनी का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, लगभग 25-30 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है। बट सुकृत में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनके जो क्लाइंट्स है वो सारे ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है एंड लगभग 200 to 300 क्लाइंट्स है उनके पास। एंड एट द सेम टाइम यदि आप देखो तो यश हाई वोल्टेज के जो क्लाइंट्स है और सुकृत के जो क्लाइंट्स है वो यहाँ पर काफ़ी सिमिलर क्लाइंट्स है एंड यश हाई वोल्टेज का उनके क्लाइंट्स के साथ बहुत एक अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ पर ये जो जेवी हुई है सुकृत में, यदि आप देखो यश हाई वोल्टेज एंड क्वालिटी पावर की, ये जेवी में जनरली ये होने वाला है कि जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है मैन्युफैक्चरिंग की वो क्वालिटी पावर के पास है एंड जो यहाँ पर क्लाइंट का रीच है दैट इज विद द यश हाई वोल्टेज। इसीलिए बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर हुआ था एंड ये जॉइंट वेंचर से क्वालिटी पावर को भी काफ़ी नए जो क्लाइंट्स है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड कंपनीज जो है एक्चुअली उनका काफ़ी एक अच्छा एक्सेस हो जाएगा और आगे जाके वहाँ पर कुछ क्रॉस सेल भी हो सकता है, बिकॉज क्वालिटी पावर के जो सारे प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, जो सबस्टेशन सिस्टम्स है वो सिस्टम्स में लगते हैं। तो यहाँ पर उनका काफ़ी एक अच्छा जॉइंट वेंचर हो सकता है आगे जाके, जहाँ पर कुछ क्रॉस सेलिंग का भी आगे जाके पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा हम क्विकली देख लेते हैं कि ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है वो कैसे वर्क होता है। तो यदि आप देखो तो जनरली जो ऑर्डर्स है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसी जो बड़ी कंपनीज है इंडिया में उनसे निकाले जाते हैं और उसके बाद में सिस्टम इंटीग्रेटर्स आ जाते हैं जैसे कि हिताची हो गया या जनरल इलेक्ट्रिक हो गया या इसके अलावा एबीबी हो गया, और बाद में ये जो कंपनीज है वो क्वालिटी पावर जैसे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये एक वैल्यू चेन हो गया। तो यहाँ पर और एक यदि आप देखो तो पैरेलल वैल्यू चेन भी है। डायरेक्टली जो ऑर्डर्स है वो बीएचईएल कंपनी को मिलते हैं फ्रॉम पावर ग्रिड एंड बीएचईएल के पास पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, यानी सिस्टम भी वही बनाते हैं एंड जो कंपोनेंट्स है वो भी यहाँ पर वो इंटरनली मैन्युफैक्चर करते हैं। बट बीएचईएल रिलेटेड यदि आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है, क्वालिटी हो गया या लेबर का इशू हो गया या एफिशिएंसी हो गया, तो इसके रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है। इसीलिए गवर्नमेंट इज एक्चुअली ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस ऑर्डर्स टू प्राइवेट प्लेयर्स लाइक हिताची या एबीबी या डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स एंड इसी वजह से जो क्वालिटी पावर है इनको भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट टू कीप द कंप्लीट डिपेंडेंसी
on the government owned companies like BHEL. And biggest demand driver for this company is basically जो AI में बूम हो रहा है, यदि आप देखोगे तो AI के वजह से जो पावर का कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ गया है। जो गूगल सर्च यदि आप करते हो तभी जो टोटल पावर का कंजम्पशन है वो 0.3 वैट होता है। इसके कंपैरिजन में यदि आप जो GPT हो गया या AI बेस्ड सिस्टम से यहाँ पर सर्च करोगे तो वो सर्च का टोटल पावर रिक्वायरमेंट है वो 9 टाइम्स ज़्यादा है, यानी लगभग 2.7 वैट्स यहाँ पर कंज्यूम होता है, यानी एक ह्यूज डिफरेंस है। एंड यदि आप देखो तो सारे आजकल जो इमेजेस क्रिएट होते हैं या AI से वीडियोस बन रहे हैं या बहुत सारा AI का यहाँ पर यूसेज है वो एक्सपोनेंशियली यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। उसके वजह से जो पावर रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज वेरी वेरी रैपिडली। बट एट द सेम टाइम क्या है कि जो ग्रिड्स है वो काफ़ी पुरानी ग्रिड्स है, इसीलिए यदि आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लगभग 584 बिलियन यूरोस का अपॉर्चुनिटी है इटसेल्फ इन यूरोप। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो यदि आप देखो तो वो क्वालिटी पावर के जाएंगे जनरली विद HVDC। इसके अलावा यदि आप देखो तो यूएस में भी सिर्फ 3% ऑफ द जो ग्रिड है वो HVDC है और यूएस ने लगभग $70 बिलियन जो है वो अलोकेट किए है फॉर द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द HVDC, यानी अपॉर्चुनिटी साइज तो बहुत बड़ी है। एट द सेम टाइम यदि आप देखो तो जो क्लाइंट्स है इनके अप्रूवल्स के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जनरली जो हाई रेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग साइकिल है वही लगभग 4 to 5 इयर्स का है। दैट मीन्स जो नए मैन्युफैक्चरर्स है वो इतने इजीली नहीं आ सकते ये कंप्लीट इकोसिस्टम में, इसीलिए कंप्लीट ये जो इकोसिस्टम है इसमें काफी हाई एंट्री बैरियर्स है एंड इसी वजह से जो कंपटीशन है वो इतना इजीली एंटर नहीं कर पाता। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस इंडस्ट्री इज जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि हिताची हो गया या ABB है या जनरल इलेक्ट्रिक है, तो ये जो क्लाइंट्स है देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट प्राइस। उनको ये चाहिए कि राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके जो सप्लायर है जैसे क्वालिटी पावर है उनके पास एक अच्छा टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, इनफ कैपेसिटी उनके पास होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जनरली ये कंपनीज प्रीफर करती है कि जो सप्लायर है उसका जो प्लांट है वो उनके प्लांट से नियरर हो। इसीलिए यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट को कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है, स्टिल दे आर गोइंग अहेड एंड प्लानिंग टू पुट अ ह्यूज कैपेक्स इन टर्की। तो टर्की में यहाँ पर एडवांटेज उनको बेसिकली ड्यूअल एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि टर्की में उनके पास ऑलरेडी 40 एकर्स का लैंड अवेलेबल है एंड इफ दे वांट टू पुट द सेम कैपेक्स इन इंडिया जो दिल्ली के आसपास के लिए उन्होंने कैलकुलेशन शेयर किया था, सो दे आर एक्सपेक्टिंग लगभग 10 एकर्स के लैंड के लिए 300 करोड़ का जो कैपेक्स है वो तो सिर्फ लैंड में ही जाएगा। इसीलिए दे आर प्लानिंग टू पुट दिस कैपेक्स जो लगभग 50 करोड़ का कैपेक्स होगा दैट दे आर प्लानिंग टू पुट इनटू टर्की बिकॉज ऑलरेडी उनका एंडॉक्स करके जो सब्सिडरी है वो टर्की बेस्ड है और ये सब्सिडरी में काफी कैश भी अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप देखो तो उनका जो स्ट्रेटजी है वो टर्की में मैन्युफैक्चर करके दे आर जनरली सेलिंग इनटू यूरोपियन मार्केट। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन हो रहा है बिकॉज उनकी जो ग्रिड है वो वर्ल्ड वॉर 2 टाइम की ग्रिड है, इसीलिए ये जो ग्रिड है उसको रिप्लेस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर काफी नीश एंड लिमिटेड प्लेयर्स है एंड क्वालिटी पावर इज वन ऑफ देम। यदि आप एंडॉक्स के ही रेवेन्यूज देखोगे तो क्वार्टर 2026 में जो रेवेन्यूज थे वो लगभग सिर्फ 70 to 73 करोड़ के थे, which has almost doubled in Q3 2026 to 150 crores, which is very very interesting thing। और एंडॉक्स में उनको डिस्पाइट बीइंग इन टर्की उनके जो मार्जिन है वो लगभग 30% के है। तो यदि आप उनके अलग अलग डिविजन्स के अलग अलग सब्सिडरीज के मार्जिन देखोगे तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो उनके इंडिया के स्टैंडअलोन बिजनेस में है, जनरली जहां पर वो कॉइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां पर एबिटा जो मार्जिन है वो 34% के है। उसके बाद में एंडॉक्स में लगभग 30% के मार्जिन है। मेहरू में यदि आप देखोगे तो उन्होंने मार्जिन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किए हैं। जब भी उन्होंने एक्वायर किया था तभी लगभग उनके 8.1% के मार्जिन थे इन Q4 2025 और उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पर उन्होंने मार्जिन को इंप्रूव किए हैं। यानी Q3 2026 का जब भी रिजल्ट आया था तभी उनके जो मार्जिन थे मेहरू के वो लगभग 16.4% के थे ऑन द एबिटा लेवल, यानी कंप्लीट टर्न अराउंड करने में ये जो क्वालिटी पावर कंपनी है दे हैज बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। इसके अलावा यदि आप करंट रन रेट देखोगे मेहरू का पर क्वार्टर का वो लगभग 80 करोड़ का है, यानी ईयरली जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जाएगा वो लगभग 320 करोड़ का है करंट रन रेट पे। बट मेहरू में वो कुछ एडिशनल कैपेसिटी भी डाल रहे हैं एंड विद एडिशनल कैपेसिटी उनका जो रन रेट होगा लगभग वो 450 to 500 करोड़ का होगा इन इंडिया। इसके अलावा जो टर्की का एक्सपेंशन है दैट विल ऑल्सो कम अंडर एक्चुअली मेहरू ओनली।
यहाँ पर वो लगभग 50 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। $6 मिलियन का रफली यहाँ पर कैपेक्स है और ये प्लांट से जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो लगभग 25 to 35 मिलियन डॉलर्स हो सकता है। लगभग 9 to 10 मंथ्स लग सकते हैं ये जो प्लांट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। अब तक कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो टर्की के एक्सपांशन का प्लान है, ग्रीनफील्ड एक्सपांशन का, वो ड्राइंग बोर्ड पे है। मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट से अच्छा आरओआई बन सकता है। देन ओनली दे विल बी गोइंग अहेड एंड पुटिंग दिस कैपेक्स इन टर्की। और इसके लिए यदि आप देखो तो ये जो एंडॉक्स उनका सब्सिडरी है जिसमें 51% का स्टेक है क्वालिटी पावर का, यहाँ पर वो एक्चुअली में टैक्स भी नहीं पे करते। यदि आप देखो तो जो टैक्स का रेंज है वो 0 to 4% का है एंडॉक्स का। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे टर्की में सपोज R&D में यदि आप एक्सपेंस करते हो तो आपको जो टैक्स है यहाँ पर आपको मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी का ओवरऑल जो टैक्स रेट है वो भी काफी कम दिखता है कंपेयर टू अदर कंपनी। और करंटली कंपनी एक यहाँ पर कैपेक्स भी कर रही है उनके सांगली के प्लांट में, मेजरली फॉर द CTC वायर्स। इसका जो यूसेज है वो जनरली ट्रांसफॉर्मर्स में होता है और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का मेजर रीजन यही है कि दे हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द सप्लाई चेन बिकॉज करंटली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वॉर हो गया या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गए, इसके वजह से जो सप्लाई चेन से इट एक्चुअली गॉट डिसरप्टेड। HVDC के लिए यदि आप देखोगे तो एक तो डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई उतना नहीं है और इसीलिए जो ऑर्डर्स है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए कंप्लीटली बुक्ड है। क्वालिटी पावर का इंटरनेशनली यदि आप देखो तो ट्रेंच करके एक कॉम्पिटिटर है और ये कॉम्पिटिटर की ऑर्डर बुक यदि आप देखोगे तो वो लगभग $1.5 बिलियन इतनी है। यानी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्लियरली इंडिकेट भी किया है कि HVDC के लिए जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो आउट ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। डेफिनेटली इंडिया इज आल्सो कैचिंग अप बट इंडिया में मे भी थोड़ा समय लग सकता है। बट जो यूरोपियन मार्केट है या US का मार्केट है यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है HVDC के लिए भी एंड इसके अलावा फैक्ट्स के लिए भी। HVDC के लिए तो है ही, इसके अलावा उनका जो फैक्ट्स बेस्ड जो बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें स्टैटकॉम और SVC जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उनके एंडॉक्स के सब्सिडरी से होता है, टर्की बेस्ड जो सब्सिडरी है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी का यदि आप करंटली ऑर्डर बुक देखोगे तो लगभग 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक है। वाइल कंपनी की मैनेजमेंट काफी मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव है एंड आई पर्सनली लाइक दिस मैनेजमेंट बिकॉज उन्होंने एक बार जो डिविडेंड है लगभग 5 करोड़ का यहाँ पर डिविडेंड उन्होंने खुद ने नहीं लिया था बट दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। एट द सेम टाइम उन्होंने कंपनी को लोन भी दिया था, लगभग 125 करोड़ का लोन दिया था एट अ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट्स ऑफ अबाउट 7%। तो मुझे लगता है कि ये जो मैनेजमेंट है वो प्रो बिजनेस है एंड आगे जाके मुझे लगता है कि इफ दे एबल टू एग्जीक्यूट वेरी वेल यहाँ पर काफी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है। मैनेजमेंट के कॉन कॉल में यदि आप देखोगे तो एटलीस्ट 1 डिकेड के लिए उनको लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा टेलविंड आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड शिफ्ट टुवर्ड्स HVDC। तो क्वालिटी पावर जैसे अलग अलग जो स्टॉक्स है वो हम अर्ली फेज में आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे 2 सर्विसेज है, इमर्जिंग टाइटन्स एंड टाइनी टाइटन्स। वी आर द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इमर्जिंग टाइटन्स का जो सर्विस है यहाँ पर वी एक्चुअली रिकमेंड एंड हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिसमें लगभग 27 स्टॉक्स है जिसका लगभग 60% का जो पोर्टफोलियो वो स्मॉल कैप्स का है एंड 40% का मिड कैप्स का है। तो ये जो पोर्टफोलियो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एंड इसके जो डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सिमिलरली हमारा टाइनी टाइटन्स करके और एक पोर्टफोलियो विच इज मेजरली फोकस ऑन द ओनली SME कंपनीज। करंटली 13 कंपनीज हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की है एंड रिकमेंड की है। विल बी बिल्डिंग दिस पोर्टफोलियो अप टू 20 to 21 स्टॉक्स। तो इसके भी जो सारे डिटेल्स है आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और यदि आपने टाइनी टाइटन्स या इमर्जिंग टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों सर्विसेज में हम जो रिकमेंडेशन कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स का उसके डिटेल रिपोर्ट्स मिलेंगे, पीरियोडिक अपडेट्स मिलेगा। इसके अलावा हम मैनेजमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उसके जो वीडियोस है या जो इंटरव्यूज है वो भी आपको मिल जाएंगे। या स्कटलबर्ड रिसर्च करते हैं उसके भी नोट्स जो है वो हम हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनके साथ शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो दोनों सर्विसेज है इसकी सारी जो जानकारी है वो आप देख सकते हो। आप मेरे वेबसाइट valuedecoder.com पे जाके ये जो सारे डिटेल्स है वो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और यदि आपने अब तक ये दोनों सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये सर्विसेज में करंटली वी आर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट। तो आपको क्वालिटी पावर का ये डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ऐसे जो मेरे वीडियोस है वो जरूर देखते रहिए। ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है उनको जरूर देखते रहिए।